हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो रेजिस्टेंस, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर प्रोजेक्टाइल पे नहीं लगता है तो उस केस में हमें प्रोजेक्टाइल का मोशन स्टडी करना है। तो यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें कि हमने एक 2 डायमेंशनल मोशन बताने की कोशिश की है और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हम ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ जो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्टाइल को वो वेलोसिटी है v नॉट और उसको किसी एंगल अल्फा पे प्रोजेक्ट किया है। तो उसका x कंपोनेंट जो है वो v नॉट कॉस अल्फा हो जाता है और y कंपोनेंट जो है वो v नॉट साइन अल्फा हो जाता है। अब इस थ्योरी में हमारा एम क्या है? तो हमारा एम है कि हमें इक्वेशंस डिराइव करने हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल के, फिर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे वेलोसिटी के इक्वेशन से और उसके बाद हम आगे प्रोग्रेस करते हैं। अभी यहाँ मतलब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जिसको हम वी नॉट कॉस अल्फा कहते हैं, तो ये किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है, इसीलिए थ्रू आउट द मोशन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, जबकि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी चलता है। तो मतलब क्योंकि इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसीलिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे इसका वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, बट ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तब ये वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा। और वही चीज जब वापस ये वही पॉइंट पे वापस आएगा, वही सरफेस पे जब वापस आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम वेलोसिटी को समझते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप वेलोसिटी के इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, इट इज वी नॉट कॉस अल्फा और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा है और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब एक्चुअली वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन को हम vx भी लिख सकते हैं, या तो उसे हम dx बाय dt भी लिख सकते हैं और या तो हम उसे x डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन, इसे हम vy या तो फिर dy बाय dt और या तो फिर y डॉट इस तरह से बोल सकते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो अब इक्वेशन 1 से 4 जो हमने लिखे हैं उसमें से हम इनिशियल कंडीशंस क्या क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहला तो एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास x की वैल्यू क्या है? तो x इज 0 और y की वैल्यू क्या है? तो y भी 0 है। ठीक है। और ये जो वेलोसिटी के कंपैरिजन है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी के, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? उससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x डॉट इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट cos अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल U। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं। और इसी तरह से y डॉट इज इक्वल टू dy बाई dt इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल V और इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा था वही हमने यहाँ पे फिर से एक बार लिखा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है
इज ए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और वो है v नॉट cos अल्फा दैट इज इक्वल टू u और जीरो एक्सेलरेशन दैट इज a इज इक्वल टू 0। तो ये हम इक्वेशन 7 कहते हैं। और इसी के साथ साथ वर्टिकल मोशन जो है इज अ मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी और इट इज अ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -g इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। इसे हम इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं। तो अब हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी mx डबल डॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। इसे हम इक्वेशन नंबर 9 कहते हैं। और इसी तरह से वर्टिकल मोशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? my डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mg और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 10। अब यहाँ पे ये जो x डबल डॉट और y डबल डॉट है ये टर्म्स हम कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे कि अगर x पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इफ x इज पोजीशन तो x डॉट क्या हो जाता है? x डॉट इज इक्वल टू dx बाई dt एंड दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। और इसी तरह से x डबल डॉट क्या हो जाता है? दिस रिप्रेजेंट्स d2x बाय dt स्क्वायर्ड और दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसी तरह से हम y के लिए भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम दो बातें समझ लेते हैं। एक तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या है कि जैसे अगर हमारे पास पोजीशन है x, ठीक है, तो अगर हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, जैसे कि अगर मैं dx बाई dt ऐसा लिखूं तो दिस गिव्स मी वेलोसिटी, ठीक है। और फिर से अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ टाइम करूं दैट मीन्स dv बाई dt, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसका डिफरेंशिएशन विथ टाइम करते हैं तो दिस विल बेसिकली गिव अस एक्सेलरेशन। ऑलराइट, और अब डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन अगर हम करते हैं, वो कि इंटीग्रेशन है, तो हम अगर एक्सेलरेशन लेते हैं a और अगर एक्सेलरेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ a dt अगर ये करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। और अब अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो ये हमें पोजीशन देता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो तो हम आगे की प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास अभी क्या है? इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन बताते हैं। तो अभी इक्वेशन 9 में x डबल डॉट और इक्वेशन 10 में y डबल डॉट जो है ये एक्सेलरेशन बताते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा और अगर हम दो बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पोजीशन मिल जाएगा। तो वही प्रोसेस अब हमें आगे करनी है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 9 हमें क्या मिलता है? देखें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन 9 क्या है? mx डबल डॉट इज इक्वल टू 0। तो इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ mx डबल डॉट dt इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मास जो है इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, तो हम ये इक्वेशन को अगर दोनों तरफ मास से डिवाइड करते हैं तो वी कैन सिंपली राइट दिस इक्वेशन एज इंटीग्रेशन ऑफ x डबल डॉट इज dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जब हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है। तो therefore what can we write? इंटीग्रेशन x डबल डॉट dt कैन बी रिटन एज x डॉट, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0 प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, ठीक है। और ये हम इक्वेशन नंबर 11 कहते हैं। तो अभी देखिए इक्वेशन 11 में अगर हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 चाहिए तो हम इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस क्या है? इनिशियल कंडीशन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x डॉट इज इक्वल टू v नॉट कॉस अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल U। ये हम ऑलरेडी आगे लिख चुके हैं। तो देखिए इक्वेशन 11 में अगर मैं यही सारी चीज़ें लिखूं तो मुझे क्या मिलता है? x डॉट की जगह पे मैं लिख देता हूँ v नॉट कॉस अल्फा और दैट इज इक्वल टू 0 प्लस C1। तो ये हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 का वैल्यू। और इस इक्वेशन को जो है हम इक्वेशन नंबर 12 बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है? तो हमने ये इक्वेशन 9 को इंटीग्रेट करके, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो था उसके इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमने वेलोसिटी का इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया है। तो हम इक्वेशन 11 को रीराइट कर सकते हैं जैसे कि x डॉट इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो जाता है वेलोसिटी का इक्वेशन, दैट इज फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं? तो हम वर्टिकल मोशन के इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन करके और y डॉट की इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 10, अभी इक्वेशन 10 क्या है? my डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mg। यहाँ पे m और m हम इंटीग्रेशन से पहले ही कैंसिल कर देते हैं। तो अभी अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन y डबल डॉट डी टी इज इक्वल टू माइनस जी, एक्चुअली कांस्टेंट है इसीलिए हम पहले से बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे y डबल डॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ये सिंपली y डॉट हो जाता है। राइट हैंड साइड पे ये माइनस जी एज इट इज और इंटीग्रेशन डी टी जो है वो सिंपली t हो जाता है और प्लस C2, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 13 कहते हैं। अब इक्वेशन नंबर 13 में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 के लिए हम फिर से इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस क्या थे? t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y डॉट इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल V। तो ये इनिशियल कंडीशन सब जब हम रखते हैं तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन 13 में y डॉट है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं v नॉट साइन अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस जी टी है, बट यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है तो ये हम 0 लिख देते हैं प्लस C2, ठीक है। तो ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 14। और अब हम जब इक्वेशन नंबर 14 को इक्वेशन नंबर 13 में रख देते हैं तो फाइनली हमें इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन क्या मिलता है? y डॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फा। और ये दोनों इक्वेशन जो है, इन दोनों इक्वेशन को अब हमें क्या करना है? तो ये दोनों इक्वेशन को फिर से बारी बारी हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने पे हमें इक्वेशन ऑफ x और y मिल जाएगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में हम ये जो v नॉट कॉस अल्फा है, ये v नॉट कॉस अल्फा की जगह पे हम ये कैपिटल U भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ये जो v नॉट साइन अल्फा है इसकी जगह पे हम कैपिटल V भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें इक्वेशन को काफ़ी बड़ा न लिखना पड़े, ठीक है। तो इसे मतलब हम एक बार कंबाइंड फॉर्मेट में लिख के और फिर उन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 15 कह दिया है और अब हम इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन नंबर 15 को, ठीक है। तो ये x डॉट का इक्वेशन जो है इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल U डी टी, ठीक है। अब x डॉट का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो x डॉट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हमें पोजीशन देता है तो दैट गिव्स मी x एंड दैट इज इक्वल टू U इज ए कांस्टेंट
एंड dt जो है उसका इंटीग्रेशन t हो जाता है प्लस c3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3 जो आता है उसे ढूंढने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। यहाँ इनिशियल कंडीशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 प्लस c3। तो सिंपली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ पोजीशन क्या हो जाता है, अलोंग द x डायरेक्शन x इज इक्वल टू ut, वेरी सिंपली। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 16 बोल देते हैं। और इसी तरह से चलिए अभी हम ये y डॉट वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dt इज इक्वल टू माइनस g इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, तो अभी ये हम जानते हैं कि y डॉट इज वेलोसिटी, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें y मिलता है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस g इंटीग्रेशन t dt इज t स्क्वायर्ड बाई 2 प्लस v कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज सिंपली t प्लस c4 दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब c4 ढूंढने के लिए हम फिर से इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं और यहाँ इनिशियल कंडीशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0। देखिए इनिशियल कंडीशन रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे y 0, फिर यहाँ पे t स्क्वायर्ड में t 0, vt में t 0 प्लस c4। तो फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, तो हम यहाँ पे y का इक्वेशन एकदम आसानी से y इज इक्वल टू vt माइनस हाफ gt स्क्वायर्ड ऐसा लिख सकते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 17 बोल देते हैं। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 16 और 17 बेसिकली ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x और y के अलग अलग इक्वेशन हैं। अगर हमें इसमें से t को एलिमिनेट करके और सिंपली x और y को रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं, हमारा जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन पहले इक्वेशन नंबर 16 को सिंप्लीफाई करके और फिर इक्वेशन नंबर 17 में इंसर्ट कर देते हैं, तो हमें x और y को रिलेट करता एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 16 में से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 16 हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर t को हम सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाए तो t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय कैपिटल U, ऐसा हो सकता है। लेट अस पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 17। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे y इज इक्वल टू v इंटू t की जगह पे हम x बाय u लिख देते हैं माइनस 1/2 g और t स्क्वायर्ड की जगह पे हम x अपॉन u द होल स्क्वायर्ड लिख देते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिशफल करें तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू x माइनस हाफ g x स्क्वायर्ड इंटू 1/u स्क्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा मतलब ये v अपॉन u जो है उसे हम सेपरेटली कैलकुलेट करें तो क्या हो जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल V जो है इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा और कैपिटल U जो है इज v नॉट कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब अगर हम ये v अपॉन u करते हैं तो ये क्या हो जाता है, v नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय v नॉट कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे ये v नॉट और v नॉट कैंसिल हो जाए तो ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ये सिंपली tan अल्फा हो जाता है और ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 19। ओके, अभी सेकेंडरीली ये यहाँ पे 1/u स्क्वायर्ड जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है 1/u स्क्वायर्ड। ठीक है, दिस बिकम्स 1/v
वी नॉट स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर्ड अल्फा। ठीक है, और ये हो जाता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर्ड अल्फा क्या हो जाता है, इट बिकम सेक स्क्वायर्ड अल्फा अपॉन वी नॉट स्क्वायर्ड, और ये सेक स्क्वायर्ड अल्फा जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा लिख सकते हैं अपॉन वी नॉट स्क्वायर्ड। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 20। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 19 और 20 को ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये जो y का इक्वेशन है वो। तो चलिए लेट अस सब्स्टिट्यूट। तो ये इक्वेशन फाइनली ऐसा हो जाता है कि y इज इक्वल टू, ये v अपॉन u क्या था, दैट इज tan अल्फा, तो ये हो जाता है x tan अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 जी एक्स स्क्वायर्ड तो एज इट इज है ही, और ये 1 अपॉन यू स्क्वायर्ड की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा अपॉन वी नॉट स्क्वायर्ड। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाता है, और लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 21। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये x और y, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हमारे एम्स जो हमने आगे डिफाइन किए थे उसमें से दो जो है वो बाकी रह जाते हैं, वन इज डिटरमाइनिंग द रेंज एंड द अदर इज डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए अभी हम रेंज का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो ये देखिए, अभी रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इक्वेशन 21 है उस इक्वेशन में हमें ये y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू कैपिटल R, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे x एक्सिस पे जब प्रोजेक्टाइल वापस जहाँ जिस पोजीशन से हमने प्रोजेक्ट किया था उसी लेवल पे जब वापस आ जाता है तो उस केस में हमारा y क्या हो जाता है, द y डिस्टेंस इज 0, और उस केस में जो x का वैल्यू होता है उसे हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो चलिए अभी हम इक्वेशन 21 में y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे y तो 0 है, दैट इज इक्वल टू x tan अल्फा है, तो x की जगह पे कैपिटल R और tan अल्फा हो जाता है माइनस हाफ g, और एक्स स्क्वायर्ड की जगह पे हो जाता है आर स्क्वायर्ड इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा अपॉन वी नॉट स्क्वायर्ड। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो आर स्क्वायर्ड वाला पूरा टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2, ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 जी कैपिटल आर स्क्वायर्ड इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा अपॉन बी नॉट स्क्वायर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर tan अल्फा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे एक एक आर तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये कैपिटल आर को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं क्योंकि हमें रेंज की इक्वेशन चाहिए। उसके अलावा के बाकी सारे टर्म्स हम राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो वी नॉट स्क्वायर्ड है इसे हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो दिस बिकम्स वी नॉट स्क्वायर्ड अपॉन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे आ जाता है, ये 2 को अगर सामने ले जाए तो ये हो जाता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा। यहाँ हम एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये जो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा है। ठीक है, तो ये 2 tan अल्फा को मैं 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ऐसा लिख सकता हूँ, और ये जो नीचे 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड अल्फा है उसकी जगह पे हम सेक स्क्वायर्ड अल्फा लिख सकते हैं, और ये सेक स्क्वायर्ड अल्फा जो है उसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर्ड अल्फा को कॉस स्क्वायर्ड अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर्ड अल्फा। ठीक है,
तो नीचे कॉस अल्फा और ऊपर कॉस स्क्वायर्ड अल्फा का एक कॉस अल्फा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से हम साइन 2 अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम ये रेंज के इक्वेशन में जब लिखते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाता है। तो हमारा रेंज का फाइनल इक्वेशन जो है वो वी नॉट स्क्वायर्ड साइन 2 अल्फा बाई जी ऐसा हो जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 22। अब हमारा जो नेक्स्ट एम था दैट इज फाइंडिंग आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं कि जब यहाँ पे ये फिर से मैं यही ऊपर वाला फिगर रेफर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये जिस पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं उस लेवल पे जब ये वापस आ जाता है तो ये प्रोजेक्टाइल को ये रेंज आर कवर करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो चलिए अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम पहले तो एक इक्वेशन x का लिख देते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू कैपिटल U इंटू टी, ठीक है। और रेंज का इक्वेशन अभी ही हमने डिराइव किया है, दैट इज रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर्ड साइन 2 अल्फा ओवर जी। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 23 कहते हैं हम। और देखिए इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हम कब कहते हैं, तो एट x इज इक्वल टू कैपिटल आर, जब x कैपिटल आर के बराबर हो जाता है तब हम ऐसा कहते हैं कि जो टाइम उसने लिया है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी कहते हैं। तो चलिए ये वाला ऊपर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू यू इंटू स्मॉल टी था तो उसे हम कैसा लिख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू कैपिटल आर तो u इंटू टाइम जो है उसको कैपिटल टी बोलते हैं, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 24, राइट। तो अब इक्वेशन नंबर 24 में ut जो है उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ u इंटू कैपिटल टी, और राइट हैंड साइड पे रेंज का फॉर्मूला है तो दैट बिकम्स सिंपली वी नॉट स्क्वायर्ड इंटू साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ओके, तो अभी t को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं तो दिस बिकम्स कैपिटल T इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर्ड, ये साइन 2 अल्फा की जगह पे हम 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख देते हैं अपॉन जी तो था ही था, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से u को नीचे लेके आए तो यहाँ पे 1 अपॉन u लिख सकते हैं, लेकिन u जो है वो वी नॉट कॉस अल्फा है ये हमें मालूम है, तो यहाँ पे हम वी नॉट कॉस अल्फा लिख देते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हमने u इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वी नॉट स्क्वायर्ड का और एक वी नॉट कैंसिल हो जाता है, ऊपर एक कॉस अल्फा नीचे एक कॉस अल्फा कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी का फॉर्मूला जो है वो हमें क्या मिलता है, दिस इज 2 वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। ओके, लेकिन हमें ये जैसे कि कैपिटल U इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा है, इसी तरह से हमें ये भी मालूम है कि कैपिटल V इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा, ठीक है ना। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑल्टरनेट फॉर्मूला हम कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल V बाय जी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को जिसको कोई भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं लगता हो उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फिर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।